हेलो दोस्तों, यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जाम जिसमें आपको पता है कि लगभग 2 पोस्टें आई हुई थी, अकाउंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, दूसरी पोस्ट असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर। दोस्तों इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें लेटेस्ट में इनको क्या सैलरी मिल रही है, पहले वो जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको, प्लस जिनको 4 साल बाद एनएफयू लग गया है जो एओयू का, उनको क्या सैलरी है, जिनको लेवल 9 हो गया है, 5400 का ग्रेड पे हो गया है, सेम जो 5400 ग्रेड पे जो लेवल 10 में होते हैं एपीएफसी, उनकी लेटेस्ट में क्या सैलरी है। ये तो एक आपके सिर्फ मोटिवेशन के लिए है ताकि आपका जो टारगेट रहे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इतना अच्छा गोल्डन चांस जो कई सालों में एक बार आता है वो इस बार आया हुआ है, वो मौका आपके हाथ में है। और डेट का पास होने से बहुत से स्टूडेंट हैं जो कहते हैं ना, जो डिमोरलाइज हो जाएंगे, भटक जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना जो इसमें लगा रहेगा वही सक्सेस पाएगा। तो ये सिर्फ उसी के मोटिवेशन को लेकर भी है, प्लस इसमें हम वो बात करेंगे कि एग्ज़ाम में कौन सी गलतियां ना करें। अक्सर स्टूडेंट तैयारी में वो सब गलतियां कर देते हैं। तो दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम लोग देख सकते हैं जो नए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था, है ना, जो सिटीज़ होती हैं वो XYZ में होती हैं, और जो कैटेगरी होती है XYZ में उसी तरह HRA बदल जाता है, प्लस ट्रैवल अलाउंस है वो भी बदल जाता है ना। करंट में जो DA जब 25% के ऊपर हो जाता है, जो HRA का फैक्टर है वो 9%, 18% और 27% पे आ जाता है, जो कि पहले 8, 16 और 24 होता है। ठीक है, तो वाई कैटेगरी में वो लगभग 18% पे है भी। तो जो सैलरी स्लिप है वो सारी वाई कैटेगरी की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो नए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया वो लगभग 78,000 उनको ग्रॉस सैलरी मिल रही है। और क्योंकि उसमें टीए कम मिलता है, HRA कम मिलता है। ठीक है, यही अगर आप कहते हैं ना, आप एक्स कैटेगरी की बात करेंगे तो जो जितने भी मेट्रो सिटीज़ होते हैं, अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे HRA भी 27% मिलता है, प्लस टीए भी उनको डबल ही मिलता है। ठीक है, तो वो लगभग 85,000 हो जाती है। ठीक है ना, ये अभी लेटेस्ट सैलरी है। और अभी DA और बढ़ जाएगा, जैसे 42 हो गया है ना, 42% हो गया है, जिसमें 4% ऐड हुआ है, तो सैलरी लगभग 2,500 से 3,000 रुपये और बढ़ जाती है। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो हमारे बैच का है, जिनमें लगभग 4 साल के बाद एनएफयू लग गया है, जिनको लेवल 9 मिल गया है 5400 का ग्रेड पे, तो उनमें आप सैलरी देख सकते हैं कि वो 1,13,000 रुपये के आसपास है। ठीक है, तो इतनी जो सैलरी है वो इसलिए है क्योंकि जो HRA है वो बिल्कुल, अब मान ले चलिए कि आपको 18% तो मिल ही रहा है, प्लस जो ट्रैवल अलाउंस होता है वो जस्ट डबल हो जाता है लेवल 9 से, है ना। जो भी आपको टीए होता है वो डबल हो जाता है, जितना भी आपको टीए मिल रहा है जिस भी सिटीज़ में वो जस्ट डबल हो जाता है, प्लस आपका इंक्रीमेंट तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो वो लगभग इतनी जाके पहुंच चुकी है करंट में, है ना, क्योंकि लोगों ने 18 में ज्वाइन किया था तो 5 साल की सर्विस हो गई है। 5 साल की सर्विस के बाद आज ये 1,13,000 के आसपास है। ठीक, अब हम बात करते हैं तो दोस्तों जो लेवल 10 में एपीएफसी जिन्होंने 1 साल पहले ही ज्वाइन किया था उनकी सैलरी, तो ये भी जो सैलरी है वो मतलब कहते हैं ना वाई कैटेगरी की है, जिसमें HRA है 18% है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों देख सकते हैं कि इनकी जो सैलरी है वो लगभग 1,16,000 के आसपास है। तो ये जो कैटेगरी में आप सैलरी देख रहे हैं ये वेरी करती है ना, लेकिन ये मीडियम रेंज की है। जब अगर मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तो यही टीए और ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से रहता है। तो ये टोटल फिगर है, ये वो है जो लगभग 5 से 6 साल, एपीएफसी ने 6 साल की सर्विस, एओयू ने कहते हैं ना 5 साल की सर्विस, और जो एओयू लेटेस्ट वाले जिनकी 4800 ग्रेड पे वो उन्होंने लेटेस्ट ज्वाइन किया, उनकी 2 ही महीने की बात की है सैलरी स्लिप है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट है, और जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये बढ़ती रहती है। तो अमूमन अगर आपकी ज्वाइनिंग लास्ट एक कहते हैं ना 1 साल बाद होती है, मान के चलिए, तो लगभग आपकी सैलरी भी, अगर इंक्रीमेंट भी बढ़ जाएगा तब तक डीए भी बढ़ जाएगा, तो अमूमन मान के लिए 90+ आपकी रहेगी, 90% आपको क्रॉस सैलरी होगी, है ना। तो इस तरह दोस्तों ये पूरी की पूरी सैलरी स्ट्रक्चर है। दोस्तों जो जितना भी मैं सैलरी की स्लिपें दिखा रहा हूँ और बाकी मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो सारा का सारा डिटेल, जिसमें मैं वीकली शेड्यूल, है ना, डेली टारगेट्स और जो भी चीज़ें मैं आपसे बताता हूँ वो सारा का सारा मैं टेलीग्राम चैनल पर बाकायदा डालता रहता हूँ। आप जितने भी लोग हैं सब टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, ताकि उसमें आपको वीकली शेड्यूल, डेली अपडेट सब मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें दोस्तों कि एग्ज़ाम में आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जो गलती नहीं करनी चाहिए उसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि यूपीएससी लगा होने से हम लोग अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह से पूछेगा। इसीलिए मैंने दोस्तों लास्ट 6 पेपर का एनालिसिस भी डाला था। ठीक है, किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, सारा का सारा डिटेल, ताकि आपको ये पता चले कि आपको पढ़ना किस सेगमेंट में है ना। और ये सारी डिटेल टेलीग्राम में भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो कम से कम आपको ये करना है कि दोस्तों कि ये जो यूपीएससी करा रही है, आप लास्ट पेपर भी देखोगे तो मोस्टली क्वेश्चन कहते हैं ना डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो ये जो डिमांड है ना यूपीएससी की ईपीएफओ के लिए वो यही है कि 70 से 80% लगभग फैक्ट बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है, 20 से 30% ही वो कॉन्सेप्ट पे जाता है। तो आपको भी दोस्तों यही करना है, जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हैं, जो हमने दिया हुआ है बिल्कुल कंसाइज मटेरियल है ना, तो उसको आपको पढ़ना कैसे है, उसको आपको कम से कम जो फैक्ट वाला पार्ट है ना, कम से कम 2 बार पढ़ लेना, एक बार कम से कम वो गड़बड़ मत करना। कम से कम फैक्ट आपका क्लियर रहेगा ना तो आपसे गलती नहीं होगी, है ना। तो इसी तरह दोस्तों क्या है कि जो
टेस्ट हम दे रहे हैं, जैसे मान लो जो गलतियाँ दूसरे नंबर पे क्या होती है, जैसे हमने एमसीक्यू टेस्ट दे रहे हैं, ठीक। तो एमसीक्यू में आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके ऑप्शन देखिए, ठीक है। ऑप्शन देखने के बाद आंसर देख लिया, ठीक है, ओके। लेकिन आप बाकी ऑप्शन से खेलने का प्रयास करिए। खेलने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, अब पेपर नज़दीक आ रहा है, अब आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि किसी किसी क्वेश्चन में आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए कि अगर आपको कहते हैं ना आंसर ही ना पता हो, ठीक, फिर आपको कोशिश करके निकालना हो इसी ऑप्शन से ही आंसर, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप एलिमिनेट करेंगे, है ना। जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको कोशिश ये करना, भले आपको सवाल आता हो ना आता हो वो मतलब नहीं है, आप बाकी के 3 ऑप्शन में ये देखो ये इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि यूपीएससी किस तरह से पूछ रहा है और किस तरह से हम ऑप्शन से एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो किसी किसी क्वेश्चन में अब ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो कम से कम आपको पेपर तक आप इस तरह से हो जाओगे कि आप लगभग वहाँ पे अगर 8-10 क्वेश्चन भी इस तरह बना लिए तो आपको कहते हैं ना आपको इंटरव्यू कॉल तुरंत आ जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि तैयारी लगभग सबकी ऐसी ही रहती है, किसी क्यों किसी की ज़्यादा, लेकिन जो कहते हैं ना जो सटीक कहते हैं ना सटीक एनालिसिस रीजनिंग एनालिटिकल लगाकर एमसीक्यू को थोड़े ज़्यादा सॉल्व कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ये जो रीजनिंग है ना जो मैं बता रहा हूँ एमसीक्यू को देखकर, ऑब्जेक्टिव कहते हैं ना जो भी जितने भी ऑप्शन दिए उनको देखकर ये पता लगाना कि सही क्या है गलत क्या है, वो तभी होता है दोस्तों जब आप इस अप्रोच से पहले प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो अब मेरी बात समझे, सिंगल वनडे एग्जाम है ये मान की तैयारी करो, प्लस क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन से, जब भले क्वेश्चन आता हो ना आता हो लेकिन ऑप्शन से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो, है ना, उसका आंसर कि भैया ये ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि भैया आंसर ये पता है हमको लेकिन बाकी 3 क्यों नहीं होंगे, ये आप काटने की कोशिश करो, तब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा किस तरह से हमें क्वेश्चन ना आते हुए हम एलिमिनेट कर सकते हैं, समझ रहे हो। और फिर आपको क्वेश्चन कैसे टिक लगाना है, जब आपको लगे कि 50-50 है तब भले टिक लगाना, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत 25% 30% लग रहा हो आपने लगा दिया तो फिर बेकार हो जाएगा, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग भी है और ज़्यादा गलत कर देंगे तो बाहर हो जाएंगे। तो वो तभी खेलना है जब आपको लगे कि हाँ मतलब 60-40 है या 50-50 है तो 1-2 सवाल में लगा दो, लेकिन ज़्यादा रिस्क मत ले लेना कि पता चला बिल्कुल ही नहीं लग रहा आपने लगा दिया, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं 8-10 क्वेश्चन अपने बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चन आएंगे, लगभग आपको 100 के आसपास अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, है ना। लगभग अब अगर हम 100 नंबर की बात करें तो लगभग जो लास्ट मेरिट गई थी 66 के आसपास गई थी, है ना, जो एपीएससी का हुआ था। एवीओ की देखोगे तो लगभग 63-62 गई है, ठीक है। तो आपको भी लगभग 70 मान के चलना है, 2-4 नंबर तो ऊपर नीचे होता ही है। 70 जब आप टारगेट रखोगे ना वो तभी होगा जब आप 80 के आसपास अटैम्प्ट करोगे, मतलब 120 क्वेश्चन में लगभग 100 के आसपास आप छुओगे, समझ रहे हो। ये चीज़ आपको करनी है। अब दूसरी सबसे जुड़ी बात कि बहुत से ऐसे बच्चे जो लास्ट टाइम सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, उनकी सबसे बड़ी कमी थी उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी एमसीक्यू की, है ना। तो बहुत से ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जो तैयारी थी सिंसियर थे लेकिन नहीं निकल पाए, क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत बारीक से क्वेश्चन गलत कर दिए। इसीलिए इस बार एमसीक्यू का बैच लाया जा रहा है, ताकि अगर आप कहीं भी रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप हेडफोन लगा के आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जिसमें आपको ना पेन कॉपी कुछ इस्तेमाल ना करना है, सिर्फ आप सुने और मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ते जाएँ। तो इसीलिए एमसीक्यू का बैच है, ताकि आप मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों कि जितना भी एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है ये सिर्फ इसीलिए है ताकि आपका जो फालतू का समय जा रहा है घूमने में, टहलने में, कहीं पे भी या जॉब में, किसी में भी तरह का जो भी जहाँ पे आप समय निकाल सकते हो, तो बस वहाँ पे आप हेडफोन लगा के इस बैच को फिनिश कर सकते हो। तो मैं आपसे फिर कहूँगा दोस्तों ये तैयारी बस करते रहिए। और जो इसका मेन पार्ट है लेबर लॉ और अकाउंट्स का, उसकी भी बाकायदा वीडियो लेक्चर्स है। तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों वीडियो लेक्चर्स को स्पीड बढ़ा के स्लो करके एक बार सुन जरूर लो, ठीक है। बाकी मैं स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग डाले हूँ, आप उसमें देखिएगा, पढ़िएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए, सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ दोस्तों अभी भी समय है, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता। कहते हैं ना दोस्तों कुछ फॉर्म्स हर साल आते हैं, कहते हैं ना, लेकिन बाकी जो बहुत खास फॉर्म होते हैं वो हर साल नहीं आते हैं। ये कई सालों में एक बार आया है, इतना अच्छा गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलेगा। एक ही दिन में 2 मौके मिल रहे हैं आपको, है ना, और वो भी ऑब्जेक्टिव पेपर में। अगर सही आपका कहते हैं ना सही स्ट्रेटजी और सही प्लानिंग से आगे बढ़े, क्या पता वो दिन आपका हुआ तो उसी दिन आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। बस इसी एग्जाम में लगे रहिए और कहते हैं ना सिर्फ फोकस होकर, डेडिकेटेड होकर, जैसा मैं बता रहा हूँ करते रहेंगे तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।